यान डियोमंडे, जोसे मोरिनियो की न्यू रिक्वेस्ट। जब से जोसे मोरिनियो रियल मैड्रिड में आए अपने सेकंड स्टिंट में, ऐसा लगता है कि जो पूरी ट्रांसफर की जो जितनी भी बातचीत चल रही है या फिर जो ट्रांसफर टारगेट्स हैं या फिर जो ट्रांसफर ऑपरेशंस हैं, उन सब की सारी बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। मतलब उन्हीं के मुताबिक सारी चीजें चल रही हैं। पहले कुकुरे आए, उसके बाद डम्फ्रीज आए, उसके बाद कोनाटे आए एंड सो मेनी अदर प्लेयर्स माइट बी कमिंग नेक्स्ट। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है ना, आपके फेवरेट फैब्रिजियो रोमानो ने भी चीज कंफर्म कर दी है कि रिसेंटली रियल मैड्रिड ने आरबी लाइप्जिग के विंगर यान डियोमंडे के लिए एक बिड मारी थी 100 मिलियन की, जो ऑब्वियसली रिजेक्ट होनी थी एंड यहाँ पे वो रिजेक्ट हो गई। बट उसके ऑलमोस्ट 24 आवर्स के अंदर ही रियल मैड्रिड ने यान डियोमंडे के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए एंड अब जो रिमेनिंग बचता है वो बचता है लाइप्जिग के साथ जो ट्रांसफर फीस है उसको अग्री करना। कोप ने चीज कंफर्म करी कि ये जोसे मोरिनियो की पर्सनल रिक्वेस्ट है। फैब्रिजियो रोमानो ने चीज कंफर्म करी कि ये उनकी पर्सनल रिक्वेस्ट है बिकॉज जोसे मोरिनियो को अपने अटैक में आगे स्पीड चाहिए। इससे पहले लिवरपूल ने भी ऑलमोस्ट 100 मिलियन के आसपास की बिड मारी थी जो रिजेक्ट हो गई। पीएसजी ने ऑलमोस्ट पर्सनल टर्म्स अग्री कर लिए थे, देन एकदम से मैड्रिड बीच में आती है एंड जो सारी इक्वेशन है यहाँ पे चेंज हो जाती है। मुझे पता है अब तक आप ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे जहां पे लोग कह रहे होंगे कि ये तो 4D चेस मूव खेल दी है, ये तो एक तरीके से मास्टर क्लास हो गई है पेरेस की, भाई रियल मैड्रिड इज बैक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये उतना भी आसान नहीं है, या फिर मैं कहूं कि शायद ये उतना भी सही नहीं हो रहा है जितना आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें रेस करने चाहिए या फिर जिसके बारे में हमें आंसर्स लेने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम उनके बारे में क्वेश्चंस कर ही नहीं रहे हैं। सो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं यान डियोमंडे के बारे में, वो सारे क्वेश्चंस भी जो मुझे लगता है कि हमें डेफिनेटली आंसर करने चाहिए। एंड उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा एक लीगल लेयर जिसकी वजह से यान डियोमंडे जो है वो रियल मैड्रिड आना उनका थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एंड उसके अलावा यान डियोमंडे के आने में विनीसियस जूनियर का भी एंगल है। ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। विनीसियस जूनियर का मतलब ये नहीं कि विनीसियस जूनियर जा रहे हैं वो यान डियोमंडे आएंगे एंड एक्सेट्रा। डेफिनेटली वो एक एंगल हो सकता है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एंगल। तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको सारे एंगल समझ में आ जाएंगे। तो एज यूजुअल यान डियोमंडे के बारे में सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। आई विल ट्राई टू आंसर एवरी पॉसिबल थिंग। पॉइंट 1, हु इज यान डियोमंडे? सो डियोमंडे का जन्म होता है आइवरी कोस्ट के अबिजान नाम के शहर में। वहां से नवंबर 2006 में यूनाइटेड स्टेट्स मूव हो जाते हैं फ्लोरिडा में। वहां पे ये ट्रेन करते हैं DME अकेडमी में, एक ऐसी अकेडमी शायद जिसके बारे में बहुत ज्यादा यूरोपियन स्काउट जो हैं वो नहीं जानते होंगे। उसके बाद ये चेल्सी के पास ट्रायल के लिए जाते हैं, वहां पे चेल्सी ने नो बोल देती है। उसके बाद ये क्रिस्टल पैलेस जाते हैं, क्रिस्टल पैलेस भी इनको मना कर देती है। उसके बाद स्कॉटलैंड के रेंजर्स वो भी इनको मना कर देते हैं ट्रायल के बाद। सो टेक्निकली 3 क्लब ट्रायल्स लेने के बाद यान डियोमंडे को रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं लेट 2024 में, जहां पे लेगनेस एक ऐसा क्लब जो कि रेलीगेशन की बैटल लड़ रहा था, वो इनको यहां पे एक चांस देता है। लेगनेस के लिए ऑलमोस्ट 10 ला लीगा मैचेस में खेलते हैं, 2 गोल मारते हैं, उनकी टीम के सबसे यंगेस्ट गोल स्कोरर बन जाते हैं। जब ये अपना पहला गोल मारते हैं लेगनेस के लिए, तो उस गोल को मारते ही ये एकदम से रोने लग जाते हैं बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के थोड़े टाइम पहले ही उनकी जो छोटी बहन थी उनकी डेथ हो जाती है। एंड उस मोमेंट से उन्होंने अपनी मदर को ये प्रॉमिस किया था कि मेरे सारे गोल सिर्फ मेरी बहन के लिए होंगे। उसके बाद फाइनली लेगनेस जो है वो रेलीगेट हो जाते हैं, बट यहाँ पे आरबी लाइप्जिग आते हैं एंड वो 20 मिलियन में इनको साइन कर लेते हैं। उस टाइम पे सबके सबने इस फी को क्वेश्चन किया था बिकॉज एक रेलीगेटेड क्लब से आप एक 20 मिलियन के प्लेयर को उठा रहे हो। उसके बाद बुंडेसलीगा में आरबी लाइप्जिग के लिए ये 33 मैचेस में 12 गोल्स एंड 9 असिस्ट देते हैं। वहां पे ये रुकी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतते हैं, फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट हैट्रिक मारते हैं। बुंडेसलीगा की हिस्ट्री में सेकंड यंगेस्ट हैट्रिक बन जाती है। पूरे बुंडेसलीगा लीग में इनके ड्रिबल्स कंप्लीटेड सबसे ज्यादा होते हैं। एंड अक्रॉस यूरोप सिर्फ 3 प्लेयर्स इनसे आगे होते हैं, दैट इज यमाल, कुडुस एंड एम्बापे। उसके बाद आता है वर्ल्ड कप, जहां पे ये 19 साल का लड़का आइवरी कोस्ट के लिए खेलता है एंड जेजी जो कि रॉक नेशन एजेंसी के हेड हैं, यानी कि वो एजेंसी जो इनको रिप्रेजेंट करती है, इनको देखने के लिए जेजी पर्सनली फिलाडेल्फिया आते हैं। एक डिटेल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे डालना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, वो ये कि जो यान डियोमंडे है वो बचपन से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आइडलाइज करते हुए आए हैं एंड रियल मैड्रिड के लिए खेलना उनके बचपन का सपना था। आप सोच के देखिए, लाइप्जिग ने एक रेलीगेटेड होती हुई टीम से 20 मिलियन में एक लड़के को खरीदा जिसे चेल्सी ने नो बोल दिया था, जिसे क्रिस्टल पैलेस ने नो बोल दिया था, एंड अब सारी दुनिया उसके ट्रांसफर के लिए लड़ रही है। पॉइंट 2, व्हाई मोरिनियो वांट डियोमंडे? जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोप ने कंफर्म करा, इवन फैब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म करा कि यान डियोमंडे जो है वो जोसे मोरिनियो की पर्सनल रिक्वेस्ट है बिकॉज उनको अटैक में स्पीड चाहिए थी, उन्हें अटैक में फ्रेश लेग्स चाहिए थे। जैसी कॉन्वर्सेशन जोसे मोरिनियो ने रियल मैड्रिड बोर्ड के साथ की, उसके कुछ घंटों बाद ही रियल मैड्रिड उनके लिए बिड मार देती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या मोरिनियो ने डियोमंडे में देखा है? ये तो हम सब जानते हैं कि रियल मैड्रिड का जो अटैक है वो इस टाइम पे थोड़ा सा नैरो है। विनीसियस जूनियर ऑलरेडी लेफ्ट में खेलते हैं, एम्बापे जो है उनकी भी लेफ्ट साइड में ड्रिफ्ट करने की आदत है, बट इसकी वजह से जो आपकी राइट फ्लैंक है या फिर जो आपकी राइट साइड है वो बिल्कुल ही खाली पड़ जाती है।
दूसरी टीम के जो डिफेंडर्स हैं वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आके पूरे अटैक को ओवरलोड कर देते हैं, वो राइट साइड को खुला छोड़ देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि रियल मैड्रिड के पास कोई राइट विंगर या फिर ऐसा कोई राइट मिडफील्डर है ही नहीं जो उनका इतना अटैक बना सके, इसलिए सारी टीम्स लेफ्ट पे फोकस करके रियल मैड्रिड को चोक करती थी। तो यहाँ पे मोरिनियो को चाहिए था एक ऐसा प्लेयर जो कि स्ट्रेच कर सके, वाइड रह सके ऑन द राइट साइड, जो वहां के लेफ्ट बैक है उनको परेशान कर सके, पिच पे इतना स्ट्रेच कर सके कि एम्बापे को सेंट्रली स्पेस मिल सके। एंड यहां पे आते हैं डियोमंडे जो ये सब कुछ कर सकते हैं। एक टच लाइन विंगर हु गोज आउटसाइड ऑफ हिज डिफेंडर, कंप्लीट ओल्ड स्कूल विड्थ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो कट इनसाइड करके स्कोर भी कर सकता है। जो 12 गोल उन्होंने बुंडेसलीगा में मारे वो इसका सबूत है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि यान डियोमंडे जो है वो बोथ फुटेड है, यानी कि वो कुछ स्पेसिफिकली लेफ्ट या राइट नहीं, वो दोनों फुट से खेल सकता है, जो कि जोसे मोरिनियो को एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी यहां पे देता है। अब आप यहां पे सोच के देखिएगा, डियोमंडे आपके राइट में खेल रहे हैं तो आपके डमफ्रीज अगर राइट बैक खेल रहे हैं तो वो यहां पे 2 वर्सेस 1 ओवरलैप कर सकते हैं आउटसाइड में, एंड जो उनके लेफ्ट बैक है दूसरी टीम के उनको परेशान कर सकते हैं। दूसरी टीम का जो डिफेंस है उनको दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि स्पेस ओपन होगा एंड एम्बापे जो है सेंट्रली ऑपरेट कर सकते हैं। कुकुरेया सेफली लेफ्ट साइड से इन्वर्ट कर सकते हैं, बेलिंगम अब एज यूजुअल हाई अप होकर खेल सकते हैं, रियल मैड्रिड के लिए गोल स्कोर कर सकते हैं। अब आता है वो पहला क्वेश्चन जो शायद आप सबके मन में आ रहा होगा कि पिछले 3-4 साल से हमें एक लेफ्ट फुटेड राइट विंगर चाहिए था, हमें एक ओलिसे की प्रोफाइल वाला प्लेयर चाहिए था जो कट इनसाइड कर सके, रॉबिन की तरह खेल सके, एंड क्यों हम एकदम से एक ऑपोजिट प्लेयर को यहां पे साइन कर रहे हैं? इसका आंसर है कि अब हमारा मैनेजर चेंज हो चुका है। हमारे पिछले मैनेजर्स को चाहिए थे इन्वर्टेड विंगर्स जो कि कट इनसाइड कर सके, जो कि हाफ स्पेसेस में खेल सके, जो कि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेल सके। मोरिनियो को चाहिए कुछ डिफरेंट, उनको चाहिए स्पीड, काउंटर अटैक, विड्थ ऑन द आउटसाइड। सो मैनेजर के चेंज होने से जो आपकी टारगेट प्रोफाइल थी वो भी यहां पे चेंज हो गई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रियल मैड्रिड जो है वो माइकल ओलिसे को भूल गई है। एज पर रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड जो है वो बायर्न म्यूनिख के साथ अपना जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो यहां पे ब्रेक नहीं करना चाहते, एंड वो बायर्न की विल के पीछे जाके जानबूझ के पीछे नहीं पड़ेंगे माइकल ओलिसे के। सो इस सीजन तो माइकल ओलिसे नहीं आ रहे हैं, बट नेक्स्ट सीजन के लिए हो सकता है कि रियल मैड्रिड बायर्न म्यूनिख से बात करे, एंड रियल मैड्रिड बायर्न म्यूनिख से सिर्फ तभी बात करेगी जब बायर्न म्यूनिख ये बोलेगी कि प्लीज आइए टेबल पे बैठिए और बात कीजिए। तो आप ये मत सोचिएगा कि रियल मैड्रिड माइकल ओलिसे को भूल गई है। फॉर अ टाइम बीइंग हम शायद उनको साइन नहीं कर पाएंगे। दैट इज द रीजन कि वी आर गोइंग बिहाइंड यान डियोमंडे। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास रॉड्रिगो तो है ही, हम क्यों एक 100 मिलियन के नए लड़के के पीछे जा रहे हैं? तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो रॉड्रिगो का बेस्ट सीजन रहा है चैंपियंस लीग वाला, जहां पे उन्होंने हमें कई बार बचाया, उस पर्टिकुलर सीजन में, कंप्लीट सीजन में उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए सिर्फ 9 गोल स्कोर करे थे। वहीं पे डियोमंडे ने 19 साल की उम्र में बुंडेसलीगा में 12 गोल स्कोर कर दिए हैं। बट रॉड्रिगो के साथ जो इशू है राइट साइड पे वो उनकी एबिलिटी का नहीं है बल्कि उनकी प्रोफाइल का इशू है। वो ड्रिफ्ट इनसाइड करते हैं, वो सेंट्रली मूव करते हैं, बट वो जो कंसिस्टेंट टच लाइन विड्थ चाहिए होती है वो रॉड्रिगो नहीं दे पाते हैं। इवन फुट मॉब भी अब उनको एज अ लेफ्ट विंगर दिखाने लग गया है इंस्टेड ऑफ राइट विंगर। डियोमंडे इस विड्थ को होल्ड करते हैं, इसी वजह से उन्होंने पर्सनली जोसे मोरिनियो ने इनके लिए रिक्वेस्ट की है। एंड जैसे कि हम इस पूरे सीजन देख रहे हैं, जोसे मोरिनियो जो मांग रहे हैं, फ्लोरेंटिनो पेरेज एक जीनी की तरह उनको सब कुछ दे रहे हैं। बट इन सब के बावजूद भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। पॉइंट थर्ड, माय डाउट्स रिगार्डिंग डियोमंडे साइनिंग। जैसे कि हम सबको पता है कि जोसे मोरिनियो ने इनके लिए पर्सनल रिक्वेस्ट करी है, इवन दो ये जो रिक्वेस्ट है ऑब्वियसली जोसे मोरिनियो की साइड से आई है, एंड मैं यहां पे बैठ के कोई नहीं हूं उनको क्वेश्चन करने वाला, बट स्टिल एज अ फुटबॉल फैन मेरे कुछ कंसर्न्स हैं। उन्होंने अब तक सिर्फ बुंडेसलीगा में एक सीजन खेला है, एंड वैसे भी हम सब जानते हैं कि बुंडेसलीगा के डिफेंस की जो क्वालिटी है वो लेवल की नहीं है। एटलीस्ट जिस लेवल पे वो वहां पे खेल रहे थे, रियल मैड्रिड का लेवल उससे बिल्कुल अलग है, यानी कि लाखों लेवल ऊपर है। उसके बाद आप ऑलमोस्ट 100 से 120 मिलियन खर्च करना चाहते हो ऐसे टीनेजर के ऊपर जिसे चेल्सी से लेके क्रिस्टल पैलेस तक रिजेक्ट कर चुकी हैं। एंड हम अपने पास में ऑलरेडी देख चुके हैं ये जो 100 मिलियन वाली बेट होती हैं, ये वाली हमारे लिए खासकर बहुत नुकसान दे रही है। जैसे कि आप हैजार्ड का एग्जांपल उठा सकते हो, एंड उसके अलावा ऑब्वियसली 100 नहीं बट उसके आसपास का लुका जोविच का भी एग्जांपल उठा सकते हो। ये जो सारे हमारे साथ जो चीजें हुई थी वो अभी भी हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा ताजा है। वहीं पे अगर आप ओलिसे की बात करो तो पेरेज ने उन्हें खुद नेक्स्ट गैलेक्टिको बोला था, मार्का ने बोला कि रियल मैड्रिड जो है वो माइकल ओलिसे के लिए ऑलमोस्ट 220 मिलियन तक पे करने के लिए तैयार है। एंड द पॉइंट इज दैट कि उन्होंने बायर्न में एंड फ्रांस में ये सारी दुनिया को दिखाया है कि मैं उस लेवल का प्लेयर हूं जो रियल मैड्रिड में जाके खेल सकता है। वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 असिस्ट दिए थे। बट जो मेन क्वेश्चन है कि क्या डियोमंडे के साइन होने से माइकल ओलिसे साइन नहीं होंगे, क्या ये कंफर्म है? मैंने ऑब्वियसली ऊपर आपको बताया कि एज पर रिपोर्ट्स ऐसा बता रहे हैं, बट अभी तक किसी ने भी बहुत ढंग से कॉन्क्रीटली इसका आंसर नहीं दिया है कि अगर हम डियोमंडे को साइन कर लेते हैं तो क्या हम माइकल ओलिसे को साइन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इसमें जो दूसरा कंसर्न है वो है स्क्वाड बैलेंस का। डियोमंडे एंड विनीसियस जो है वो काइंड ऑफ अ सिमिलर प्लेयर्स हैं, वही पेसी, वही ड्रिबलर, वही डायरेक्ट अटैक वाले प्लेयर्स। तो क्या आपको 2 सेम तरीके के प्लेयर्स डिफरेंट विंग्स पे चाहिए?
एंड ये डील करने के लिए एटलीस्ट आपको सेल्स करनी पड़ेंगी बिकॉज आपके पास प्लेयर रजिस्टर करने के लिए भी जगह नहीं है। एज पर रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड इस डिपार्चर विंडो में ऑलमोस्ट 200 से 220 मिलियन के आसपास बनाने का सोच रहे हैं। ऑलमोस्ट 120 के आसपास वो बना चुके हैं निको पैज एंड बाकी प्लेयर्स को बेच के, बट अभी भी उनको काफी मेहनत करने की जरूरत है। कामाविंगा जिनकी वैल्यू ऑलमोस्ट 60 to 70 मिलियन है, वो रियल मैड्रिड छोड़ने से मना कर रहे हैं। उसके अलावा फ्रैन गार्सिया, सेबायोस जैसे प्लेयर जो हैं वो ऑलरेडी लीव कर चुके हैं। रॉड्रिगो का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है। अगर डियोमंडे साइन होते हैं तो डेफिनेटली रॉड्रिगो जो है उनकी तो पोजीशन यहां पे खत्म ही हो जाएगी। सो माय पॉइंट इज दैट कि इस ट्रांसफर को करने से पहले आपको एक मेजर सेल तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। क्या रियल मैड्रिड ने उसके बारे में सोचा है? एंड इससे पहले कि आप लोग कुछ कमेंट में आके बोलो, मैं आपको बता दूं कि ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये रियल कंसर्न्स है जो शायद किसी भी रियल मैड्रिड फैंस को इस साइनिंग को सेलिब्रेट करने से पहले पूछने चाहिए। बट हाँ, इसके अलावा एक ऐसी भी चीज है जो मैंने एज अ रियल मैड्रिड फैन यहाँ पे सीखी है। मैंने आज तक जितनी भी बार किसी साइनिंग को क्वेश्चन किया है, इस क्लब ने मुझे हर बार गलत प्रूफ किया है। अगर आप मॉड्रिच की बात करो, जिन्हें वर्स्ट साइनिंग ऑफ द सीजन बोल दिया गया था, उन्होंने बैलन डी'ओर जीता। अगर आप क्रूज की बात करो तो उनको बोलते थे तो बहुत स्लो है रियल मैड्रिड के लिए, उन्होंने 4-5 चैंपियंस लीग जीत ली। कैसेमीरो, जिनको बोलते थे साओ पोलो से एक छोटा सा 6 मिलियन का प्लेयर, बट किसी को भी नहीं पता था कि वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर बन जाएगा। विनीसियस जूनियर, जिस पे रियल मैड्रिड ने ऑलमोस्ट 45 मिलियन 18 की उम्र में खर्च कर दिए थे, उसके बाद 2 सीजन वो इंटरनेट पे सिर्फ मीम्स बनते रहे, बट राइट नाउ ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑन द प्लैनेट। कोर्तुआ, उस टाइम पे लोग केलर नवाज के बाद बहुत ज्यादा नाराज थे इनसे ड्यू टू हिज हिस्ट्री ऑफ एटलेटिको मैड्रिड, बट चैंपियंस लीग फाइनल में इसी आदमी ने आपको 9 से 10 सेव्स करके बचाया था। बट हाँ, मैं ये चीज भी जरूर मानूंगा, एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी बहन को खो दिया, एक ऐसा बच्चा जिसे ऑलमोस्ट 3 क्लब्स ने रिजेक्ट कर दिया, जो अपनी मां को ये प्रॉमिस करता हुआ है कि मैं अब जितना भी फुटबॉल खेलूंगा, जितने भी गोल स्कोर करूंगा, वो सिर्फ मेरी बहन के लिए होंगे। आई डाउट कि जो मेंटालिटी है वो इस तरीके के प्लेयर के लिए या फिर इस तरीके के बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम होगी। मैं यहां पे पूरी तरह कन्विंस नहीं हूं, बट मैं फ्लोरेंटिनो पेरेस के अगेंस्ट जाके इस पे कोई बेट नहीं करूंगा बिकॉज मेरी सारी बेट्स उनके अगेंस्ट हमेशा गलत हो जाती हैं। सो मैं यान डियोमंडे के लिए सिर्फ ये बोलूंगा कि अगर आप रियल मैड्रिड आ रहे हो, शायद मैं और मे भी हो सकता है कुछ और लोग भी अभी कन्विंस नहीं है, बट जिस मोमेंट पे आप रियल मैड्रिड के लिए साइन होंगे, उसी मोमेंट से मेरा आपके लिए अनकंडीशनल सपोर्ट वहीं से शुरू हो जाएगा। बिकॉज वी ऑल आर रियल मैड्रिड फैंस। हमारी टीम जिसको भी साइन करेगी, हम उसको अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। सो मैं चाहूंगा कि डियोमंडे मुझे गलत प्रूव करे। आई वांटेड टू बी प्रूवन रॉन्ग। पॉइंट 4, द एजेंसी वॉर। सबके सब लोग इस मूव को जो है 4D चेस या फिर मास्टरपीस या फिर मास्टर क्लास ऑफ पेरेस एक्सेट्रा बता रहे हैं, बट एक ऐसा फैक्टर है, अगर हमने उसको आंसर नहीं किया तो ये जो डील है ये कभी हो ही नहीं पाएगी। इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। समझिए आप एक घर खरीदने के लिए गए हैं, तो ऑब्वियसली आप एक रियल एस्टेट एजेंट को पकड़ेंगे, वो आपके लिए सारा पेपर वर्क करेगा, वो आपके लिए सारी आपके घर की चाबियां देगा, वो अपना कमीशन लेगा, सिंपल डन। अब आप यहां पे इमेजिन कीजिए ये एक की बजाय 2 एजेंट हो जाते हैं जो कहते हैं कि हम दोनों के दोनों सेलर को जानते हैं, वो दोनों के दोनों कह रहे हैं हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट सेलर के साथ साइन किया हुआ है, एंड दोनों के दोनों आपको कह रहे हैं कि आप उसके साथ नेगोशिएट मत कीजिए, मेरे साथ कीजिए बिकॉज मैं हूं असली एजेंट। अब यहां पे एज अ बायर आप खुद सोचिए कि आप किससे बात करेंगे, कौन है इनमें से जो आपको पेपर साइन करवाएगा। बिकॉज अगर आपने यहां पे गलत वाले को पकड़ लिया तो आपका सारा पैसा गया, या फिर ज्यादा से ज्यादा कोर्ट में आपके केसेस चलते ही रहेंगे। एंड यही चीज एग्जैक्टली इस टाइम पे हो रही है यान डियोमंडे के साथ में। रॉक नेशन ने रिसेंटली डियोमंडे को साइन कराया, यानी कि जेजी की एजेंसी, जिनका कहना है कि डियोमंडे अब हमारे आदमी है। वहीं पे मैक्सिडल, जो कि उनकी प्रीवियस एजेंसी है, उनका कहना है कि डियोमंडे के साथ उनकी जो डील है वो अभी भी एक्टिव है। डियोमंडे करंट डील जो कि एक्टिव डील है उसके बीच में अपनी एजेंसी स्विच नहीं कर सकते हैं। जो केस है वो भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चल रहा है। सो टेक्निकली इस टाइम पे डियोमंडे के आगे 2 एजेंसीज हैं या फिर उनके साथ 2 एजेंसीज लिंक्ड है। एंड ये किसी भी क्लब के लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर है जो कि यान डियोमंडे को साइन करना चाहते हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल यहां पे रियल मैड्रिड रॉक नेशन के साथ अगर नेगोशिएट कर लेती है एंड सारी ट्रांसफर फीस वगैरह देके सब कुछ कर लेती है, एंड उसके बाद अगर मैक्सिडल ये कोर्ट केस जीत जाती है, तो वो यहां पे रियल मैड्रिड को बोलेंगे कि आपने एक अनऑथराइज्ड एजेंसी के साथ यहां पे डील करी है। एंड ये होते ही जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, मैक्सिडल उसको लीगली चैलेंज कर देगी, जिसकी वजह से ये जो डील है या तो ये फ्रोजन भी हो सकती है या फिर ये वॉइड ही हो जाएगी। एंड ये कोई थ्योरी नहीं है, हमें इतने टाइम से पता है कि पीएसजी ने डियोमंडे के साथ जो पर्सनल टर्म्स थे वो अग्री कर लिए थे, एंड उसके बावजूद भी ये ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुआ। इसके पीछे कोई ट्रांसफर फी का रीजन नहीं था या फिर कुछ और रीजन नहीं था। जो मेन रीजन था वो यही लीगल डिस्प्यूट का था। बिकॉज पीएसजी को भी लगता था कि इस प्लेयर की रिप्रेजेंटेशन के अराउंड जो लीगल रिस्क घूम रहा है वो 120 मिलियन का रिस्क लेने के बिल्कुल लायक नहीं है। मे बी लिवरपूल की जो ट्रांसफर फीस थी वो रिजेक्ट हो गई होगी, बट उनका भी यही रीजन था आगे ना बढ़ने का कि ये जो लीगल डिस्प्यूट है वो इसमें बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते थे। सो डियोमंडे की रियल मैड्रिड की साइनिंग में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है वो यहां पे 2 एजेंसीज की लीगल फाइट है, जिसका कि फुटबॉल से कुछ भी लेना देना नहीं है। बट अगर यहां पे रॉक नेशन इस केस को जीत जाते हैं तो यहां पे रियल मैड्रिड के लिए सब कुछ बदल जाएगा। एंड यहां पे जो चेंज होगा उसका डियोमंडे के ट्रांसफर से कुछ लेना देना नहीं है, तो बहुत छोटी सी चीज है, बट इससे भी कुछ बहुत बड़ी चीज जो है वो रियल मैड्रिड के लिए चेंज होगी, जो कि मैं आपको अब अगले पॉइंट में बताऊंगा। पॉइंट 5, द हिडन कनेक्शन विद विनीसियस जूनियर।
अब आपने एजेंसी डिस्प्यूट तो समझ लिया, बट अब आपको पता लगेगा कि इतना मैटर क्यों करता है। इसका डियोमंडे के ट्रांसफर से उतना लेना देना नहीं है, बट ये उससे भी ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज इस डील में 3 लेयर्स हैं, एंड जब आप उन तीनों लेयर्स को समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि क्यों फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इतने रिस्क के बावजूद इस ट्रांसफर के पीछे जाने का मन बनाया है। इसमें लेयर 1 आती है फुटबॉलिंग रीजन। मैड्रिड को पिछले 7 साल से एक राइट विंगर की जरूरत थी। जब से गैरेथ बेल हमें छोड़ के गए, हमारे पास कोई नेचुरल राइट विंगर नहीं था। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलते हैं डियोमंडे, जो कि सिर्फ अभी 19 के हैं। अगर वो बढ़िया खेलते हैं तो अगले 8 से 10 साल हमारे लिए कवर्ड हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि वो दोनों फुट से खेलते हैं, तो चाहे विनीसियस रहे या ना रहे, डियोमंडे हमारे लिए काम के ही रहेंगे। अगर विनीसियस रिन्यू कर लेते हैं तो हमारे फ्रंट 3 में लेफ्ट में रहेंगे विनीसियस, आगे रहेंगे एम्बापे, एंड साइड में रहेंगे डियोमंडे। अगर विनीसियस लीव भी कर देते हैं तो डियोमंडे स्टिल रियल मैड्रिड आएंगे। नेक्स्ट सीजन में भी हाइपोथेटिकली रियल मैड्रिड माइकल ओलिसे के पीछे जाएगी, तो शायद डियोमंडे लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, माइकल ओलिसे राइट साइड पे, एंड एम्बापे एज द अटैकर। सो दोनों ही केस में फुटबॉल जो है यहाँ पे इनके ट्रांसफर को जस्टिफाई कर रहा है। लेयर 2 है एजेंसी रिलेशनशिप। ये जो रॉक नेशन है जो कि डियोमंडे को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यही रॉक नेशन विनीसियस जूनियर को भी रिप्रेजेंट करता है। रॉक नेशन के थ्रू डियोमंडे को साइन करके फ्लोरेंटिनो पेरेज सिर्फ डियोमंडे को साइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो यहाँ पे एक इन्फ्लुएंशियल एजेंसी के साथ अपनी पार्टनरशिप बना रहे हैं, ताकि वो उनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो हैं उसके ऊपर काम कर सके। यहाँ पे रॉक नेशन जो है वो भी 120-130 मिलियन वाले ट्रांसफर से मिलियंस कमाएगा, ना वो अपने एक और स्टार को दुनिया के सबसे बेस्ट फुटबॉल क्लब में रख देगा विद देयर अनदर स्टार। इस टाइम पे उनकी रिलेशनशिप रियल मैड्रिड के साथ उतनी अच्छी नहीं है ड्यू टू विनीसियस कॉन्ट्रैक्ट सागा, बट एक मूव यहाँ पे उनकी जो कोल्ड रिलेशनशिप है इसको वापस से वार्म बना देगी। लेयर 3 विनीसियस, जिसके बारे में शायद कोई भी बात नहीं कर रहा है। विनीसियस की जो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है वो यहाँ पे स्टॉल हो गई है या फिर थम गई है। जो रॉक नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने रियल मैड्रिड के साथ मिलने से मना कर दिया, बिकॉज बहुत सारे फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट जो हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। थोड़े टाइम तक लग रहा था कि विनीसियस जूनियर जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को बड़े आसानी से साइन कर लेंगे या फिर इसके लिए हाँ कर देंगे, बट अब वो यहाँ पे बीच में रुक गया है। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर पेरेज डियोमंडे को साइन कर लेते हैं विद रॉक नेशन, तो यहाँ पे एजेंसी कमाएगी मिलियंस। उसके अलावा जो उनकी रिलेशनशिप है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, बिकॉज टेक्निकली यहाँ पे पेरेज एंड रॉक नेशन दोनों ने एक दूसरे में इन्वेस्ट कर लिया है। उस पोजीशन से वो रियल मैड्रिड को एज अ पार्टनर्स देखेंगे, एंड तब रियल मैड्रिड और फ्लोरेंटिनो पेरेज रॉक नेशन को बोलेंगे कि अब तो हम काइंड ऑफ अ पार्टनर हो गए हैं, आपका भी फायदा कराया, अब आइए हम दोनों बैठते हैं, विनीसियस के रिन्यूअल के ऊपर बात करते हैं। जो टेंशन है दोनों के बीच में वो काफी सॉफ्ट हो जाएगी। जो फाइनेंशियल गैप है शायद उसको भरना अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इतने समझदार तो रॉक नेशन भी है कि आप एक ऐसी पार्टनरशिप को जाने नहीं देंगे जो टेक्निकली यहाँ पे सबको आपस में मिलकर अमीर बना रही है। तो एक साइनिंग जो यहाँ पे आपकी राइट विंग की पोजीशन को फिक्स कर रही है, रॉक नेशन एजेंसी के साथ आपकी रिलेशनशिप को बेटर कर रही है, एंड उसकी वजह से आपके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है विनीसियस जूनियर, उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल वाली थ्योरी है या फिर जो सागा चल रही है उसको भी स्ट्रांग कर रही है। बट अभी भी ये मास्टरपीस नहीं बना है, ये अभी भी एक पूरा रिस्क है, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स, ये जो सारी लेयर्स मैंने आपको ऊपर बताई, ये एक ही चीज पे डिपेंड करती हैं, रॉक नेशन का कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मैक्सीडेल से इस केस को जीतना। बिकॉज अगर मैक्सीडेल यहां पे जीत जाती है तो ये जो विनीसियस कनेक्शन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू रॉक नेशन, वो एकदम से ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक ही डिसीजन बचेगा कि आप यान डियोमंडे को सिर्फ इसलिए साइन कर रहे हो बिकॉज आपको अपनी राइट विंगर वाली जो पोजीशन है वो यहाँ पे फिक्स करनी है, एंड जो उसके बाद ये मिलियंस ऑफ जो पैसा जाएगा ये मैक्सीडेल के पास जाएगा। सो आई होप ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे। आपने हजारों वीडियोस देख ली होंगी मास्टर प्लान और इन सब के बारे में, बट मैं आपको जो रियलिटी है, जो बिहाइंड द सीन वाली चीज है, वो अपनी वीडियोस के थ्रू बताना चाहता हूं, एंड आई होप कि मैं बता भी रहा हूं बहुत टाइम से। तो गाइज ये था यान डियोमंडे के बारे में सब कुछ जो भी आपको पता होना चाहिए। आई ट्राइड माय बेस्ट टू आंसर एवरीथिंग कि क्या हमें डियोमंडे को साइन करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उसके पीछे क्या लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है जिसके ऊपर यान डियोमंडे की जो साइनिंग है वो रुकी हुई है। क्या आपको भी लगता है कि यान डियोमंडे की साइनिंग होते ही विनीसियस जूनियर जो है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकते हैं अगर रॉक नेशन वो केस जीत जाती है, या फिर आपको लगता है कि विनीसियस जूनियर यहाँ पे लीव कर रहे हैं इसीलिए वहां से इतना पैसा आ जाएगा कि हम यान डियोमंडे को साइन कर रहे हैं बिकॉज विनीसियस is somehow linked with Arsenal। आपको जो भी इस वीडियो के बारे में लगता है just kindly let me know in the comments, and अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।